डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says, if f is a function from R to R and it is given by fx is equal to 5x plus 9 upon 11, then find f inverse x. So, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx इज गिवन बाय 5x plus 9 upon 11. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? fx की जगह पर y लिख देंगे. तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा y इज इक्वल टू 5x plus 9 upon 11 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल देंगे. ये जो एक्सप्रेशन आया यही हमारा f इनवर्स हुआ और फिर हम इसको लिख देंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू 11x minus 9 upon 5. Right? What is there in the second question? Let us see. If fx is equal to x square and gx is equal to 1 minus 1 upon 1 plus x, where x is not equal to minus 1, find FOG of 3. चलिए, let us see how to solve question number 2. fx is given to us as x square and gx is given to us as 1 minus 1 upon 1 plus x, where x is not equal to minus 1, and we have to find FOG of 3. तो सबसे पहले हम लोगों को FOG निकालना है which is given by f of gx. सो हम उसको लिख सकते हैं gx का स्क्वायर which is equal to 1 minus 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर that is equal to x upon 1 plus x का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गया FOG. बट हमको पूछा क्या गया है? हमको पूछा गया FOG of 3. तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो x की वैल्यू है वो हम 3 रख देंगे. सो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रख देंगे तो हमको मिलेगा 3 upon 1 plus 3 का होल स्क्वायर which is equal to 9 upon 16. Right? Now come to question number 3. Question number 3 says, if fx is invertible function, find the inverse of fx equal to px plus q upon r, where p is not equal to 0 and r is not equal to 0. So come to the solution of question number 3. fx आपको दिया हुआ है px plus q upon r और आपको निकालना है इसका इनवर्स और हमको ये दिया हुआ है ये इन्वर्टिबल है. तो हम क्या करेंगे? हम fx की जगह पर लिख देंगे y और x को y के टर्म्स में इवेलुएट करेंगे. जैसे हमको मिला ये एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू आर वाई माइनस क्यू अपॉन पी, यही f का इनवर्स होगा और हम लिख देंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू आर एक्स माइनस क्यू अपॉन पी. राइट? लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 says, if f is a function from r minus of minus 1 to r minus 1, we defined as fx is equal to x upon x plus 1, find f inverse x. So let us see the solution of question number 4. We are given that fx equal to x upon x plus 1 and we are asked to find f inverse. तो हम क्या करेंगे? fx की जगह पर y लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के टर्म्स में इवेलुएट करेंगे और जैसे ही x y के टर्म्स में आ जाएगा हमको मिल गया f इनवर्स x which is x upon 1 minus x. Right? Let us come to question number 5. Question number 5 says, if fx equal to 3x plus 7 and gx is equal to 3x minus 7, find FOG9. Now let us see the solution of question number 5. Question number 5 में हमको fx दिया हुआ है और हमको gx दिया हुआ है. हमको पूछा हुआ है FOG9. So FOG का मतलब होता है f of gx. That means f में जहां पर x है वहां पर हम gx लगा देंगे
विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3x माइनस 7 प्लस 7। तो इसको सॉल्व करने पर आपको एफ ओ जी एक्स मिला 9x माइनस 14। एंड हमको पूछा गया है एफ ओ जी ऑफ 9। तो हम एफ ओ जी में x की जगह पर 9 लगा देंगे, तो हमको मिलेगा 9 इंटू 9 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 67, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Question number 6 is saying R is a relation and it is given by x comma y such that x square plus y square is less than equal to 4 and x and y belong to z। z का मतलब क्या? Set of integers। तो आपको कहा जा रहा है this is a relation and you are asked to find the domain of R। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको रिलेशन आर दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटीजर्स पुट करके इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पता लगा लेंगे। जैसे कि आपको कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला जो सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर और उसके अंदर वो सब कोऑर्डिनेट्स जहां पर x और y दोनों इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो हम देखते हैं 0, 0, 0, 1, 0, -1, 0, 2, 0, -2, 1, 0, 1, 1, 1, -1, -1, 0, -1, 1, -1, -1, 2, 0 एंड -2, 0। ये सभी पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर लाई करते हैं, जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं। तो जब हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए, तो हम यहाँ पर अब इसका डोमेन पता लगा सकते हैं, विच इज गिवन बाय द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। सो जब हम फर्स्ट कंपोनेंट को कलेक्ट करेंगे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो हमको सेट ऑफ नंबर्स मिलेगा विच इज 0, 1, -1, 2 एंड -2, which is the domain of this relation, right? Let us come to question number 7. Question number 7 says if A is a set consisting of elements 3, 4, 5, B is a set consisting of elements D and E, write the number of functions from A to B. So students, let us come to the solution of question number 7. We know that the number of functions from A to B is given by number of elements of set B raised to the power number of elements of set A। ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोग याद कर लेना for the number of functions from set A to set B। So here we see that the number of elements of set A are 3 and number of elements of set B are 2. So it is 2 raised to the power 3, which is equal to 8. So number of functions from set A to set B in this case are 8, right? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, if fx is an invertible function, find the inverse of fx given by 5x minus 3 upon 7। So let us start the solution of question number 8. Question number 8 says fx equal to 5x minus 3 upon 7। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम fx की जगह पर y लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के टर्म्स में लिख देंगे। अब जो y के टर्म्स में आपके पास एक्सप्रेशन आया, वही f इनवर्स होता है, जिसको आप f इनवर्स y इक्वल टू 7y प्लस 3 अपॉन 5 लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो f इनवर्स x इक्वल टू 7x प्लस 3 अपॉन 5, राइट। चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक सेट है T जिसके अंदर एक प्लेन पे बने हुए सारे ट्राइंगल्स हैं, एंड R is a relation in T which is given by T1, T2 when T1 is congruent to T2।
and we have to show that R is an equivalence relation. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करते हैं। हमको ये रिलेशन R दिया हुआ है इन सेट T, तो हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। स्टूडेंट्स, हमको मालूम है कि एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, दैट इज T1 इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू T1। सो हम लिख देंगे T1 is congruent to T1 for all T1 that belongs to set T। सो इसकी वजह से हमको क्या मिला कि T1, T1 belongs to R for all T1 that belongs to T, hence we can say R is reflexive। चलिए देखते हैं सिमेट्रिक कैसे करते हैं। हमको पता है T1 is congruent to T2, तो हम ये लिख सकते हैं कि T2 is also congruent to T1। Hence, if T1 is congruent to T2, so we can write T1, T2 belongs to R, and T2 is congruent to T1, so we can write T2, T1 belongs to R, which satisfies the definition of a symmetric relation. Hence, we can say R is symmetric। चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव कैसे प्रूव होता है। If T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, we can say that T1 is also congruent to T3. So, if T1 is congruent to T2, we can write T1, T2 belongs to R, and T2 is congruent to T3, we can say T2, T3 belongs to R. Hence, if T1 is congruent to T3, we write T1, T3 belongs to R, which is the definition of a transitive relation. Hence, R is transitive. Now see, R was reflexive, R was symmetric as well as transitive. So we can say R is an equivalence relation, right? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या पूछ रहा है। State whether the function is 1 onto or bijective and the function is from R to R given by fx equal to 1 plus x square, and we have to justify our answer. So the solution of question 10 comes here, fx equal to 1 plus x square from R to R। तो देखते हैं ये 1 1 है कि नहीं है। हमको पता है 1 1 के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, for all x1, x2 that belongs to R, if fx1 is equal to fx2, and यहां से हमको पता चला if fx is 1 plus x square then fx1 will be 1 plus x1 का square and fx2 will be 1 plus x2 square, and यहां से ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, आपको मिला x1 square is equal to x2 square, which gives you x1 is equal to plus minus x2। सो इससे हमको पता चला कि f जो है वो 1 1 नहीं है। चलिए देखते हैं ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए हमको निकालनी होगी इसकी रेंज, और रेंज निकालने के लिए हम लिख देंगे y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और फिर आपको x मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1। अब हमको पता है रूट के अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो हम लिख देंगे y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिला y is greater than equal to 1, which gives you the range, and range comes out to be 1 to infinity including 1, which is not equal to codomain R, because codomain क्या है, codomain all real numbers है, hence f is not on 2, right? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है। Let n denotes the set of all natural numbers and R be the relation on n cross n defined by a comma b related to c comma d, both side implies AD into b plus c is equal to BC into a plus d. Now we have to prove that R is an equivalence relation of n cross n। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। हमको पता है n is a set of natural numbers and R is a relation from n cross n which is given by a comma b related to c comma d, both side implies a into d into b plus c is equal to b into c into a plus d। So let us check for reflexive। आपको पता है कि अगर पहला पेयर a comma b है
तो दूसरा पेयर भी a कॉमा बी लेकर के हमको चेक करना होगा कि ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो हमने चेक किया, देखो हमने यहाँ पहले पेयर को a कॉमा बी बनाया, दूसरा पेयर भी a कॉमा बी बनाया और ये वाली डेफिनेशन इसमें फिट कर दी। कैसे फिट होती है देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है a इंटू डी इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएगा a इंटू बी प्लस ए, जो कि ये मिल गई। और राइट हैंड साइड क्या है इसकी? राइट हैंड साइड है b इंटू सी इंटू ए प्लस डी। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड देखो b इंटू ए प्लस बी, जो हमको ये मिल गई। अब आप दोनों साइड को चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल है। और अगर इक्वल है दैट मीन्स हर पेयर a कॉमा बी से रिलेटेड होगा। हेंस ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी फॉर ऑल a कॉमा बी दैट बिलोंग्स टू n क्रॉस n एंड वी कैन से r इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए देखते हैं इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं। हमको पता है सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी सेटिस्फाई हो रहा है तो हमको चेक करना होगा वेदर सी डी रिलेटेड टू ए बी भी सेटिस्फाई होगा या नहीं। तो देखते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी तो जो डेफिनेशन थी वो हमने एज इट इज लिख दी। अब हम सी डी रिलेटेड टू ए बी की डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो C इंटू बी इंटू डी प्लस ए इज लेफ्ट हैंड साइड एंड d इंटू ए इंटू सी प्लस बी इज योर राइट हैंड साइड। अब आप ये चेक कीजिए, जो पहले आपकी रिलेशनशिप है ए बी और सी डी में, वही रिलेशनशिप यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो सेटिस्फाई हो रही है। हेंस इफ a comma b is related to c comma d then we can say cd is also related to a comma b, so we can say r is symmetric। चलिए अब ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या प्रूव करना होगा? हमको प्रूव करना होगा अगर ए बी और सी डी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, ठीक है, एंड सी डी एंड ई एफ भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, ओके, देन ए बी एंड ई एफ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगे। ये हमको प्रूव करना होगा, ये हमको प्रूव करना होगा। सो लेट अस प्रूव। सबसे पहले आप देखेंगे अगर ए बी और सी डी आपस में रिलेटेड है तो ये रिलेशनशिप जो आपको पहले मिली हुई थी क्वेश्चन में वो हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, हम बी और सी को एक साइड लेंगे और ए और डी को एक साइड लेंगे बाय डिवाइडिंग बाय बी सी एंड ए डी। तो आपको मिलेगा b प्लस सी अपॉन बी सी एंड a प्लस डी अपॉन ए डी, जो आपको देगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन सी और 1 अपॉन डी को एक साइड में ले लेंगे और ये 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी को हम एक साइड में ले लेंगे। तो हमको रिलेशन क्या मिला, 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, जिसको हमने रिलेशन नंबर 1 दे दिया। अब आगे देखिए, अगर सी डी रिलेटेड टू ई एफ है तो ये रिलेशनशिप हमको मिल जाएगी। यहाँ पर भी हम D और E को एक साइड लिखेंगे और C और F को एक साइड लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C। और यहाँ भी हम लोग C और D को एक साथ लेंगे, जो कि आपको मिलेगा 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन एफ। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को देखिए, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन एफ, राइट। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 we get 1 upon e minus 1 upon f equal to 1 upon a minus 1 upon b। और 1 upon b को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, 1 upon f को हम राइट साइड में लेके आ जाएंगे। तो आपको मिलेगा 1 upon e plus 1 upon b is equal to 1 upon a plus 1 upon f।
और जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा b प्लस ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू a प्लस एफ अपॉन ए एफ, एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन you get AF into B plus E is equal to BE into A plus F। आप याद करो हमको यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। That means the pair AB is related to EF। Hence we can say if AB is related to CD and CD is related to EF, so AB is also related to EF। Hence ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, सो ये इक्विवेलेंस भी हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 सेज इफ S be a set of real numbers and let R be a relation in S given by A comma B such that 1 plus AB is greater than 0 and we have to show that R is reflexive, R is symmetric but it is not transitive। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। हमको दिया हुआ है S एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रिलेशन R दिया हुआ है A कॉमा B सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बी दैट बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट S। तो हमको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए हम पेयर के दोनों कंपोनेंट्स को A बना करके चेक करते हैं कि ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो हमने क्या लिया, हमने लिया a कॉमा ए, उससे हमको मिला 1 प्लस ए स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। हेंस a कॉमा ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर S। सो हम कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। चलिए देखते हैं सिमेट्रिक कैसे प्रूव होगा। a कॉमा b का मतलब है 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 एंड b कॉमा ए का मतलब है 1 प्लस बी ए इज ग्रेटर देन 0। दोनों का मतलब सेम है, दैट मीन्स दिस रिलेशनशिप इज ट्रू। इसका मतलब अगर a कॉमा बी रिलेशन सेट को बिलोंग करता है तो b कॉमा ए भी रिलेशन सेट को बिलोंग करेगा। हेंस जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। हमने क्या किया, एक पेयर लिया 1 कॉमा 0 और चेक किया 1 plus 1 into 0 which is 1 that is greater than 0, so 1 comma 0 belongs to R। ठीक है। नेक्स्ट पेयर हमने लिया 0 comma -1, so 1 plus 0 into -1 that is 1 and it is greater than 0, so 0 comma -1 also belongs to R। ये भी ठीक है। अब 1 कॉमा -1 अगर हम लेते हैं तो 1 प्लस 1 इंटू -1 0 आता है विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। हेंस 1 कॉमा -1 डज नॉट बिलोंग टू R। सो हमको क्या मिला, हमको मिला 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू R, 0 कॉमा -1 बिलोंग्स टू R बट 1 कॉमा -1 डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, a comma c does not belong to R। so यहाँ से हम इस काउंटर एग्जाम्पल की मदद से ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस जो दिया हुआ रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है बट ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 13 सेज f is a function from n to n, g is a function from n to n, h is a function from n to r। ठीक है। and fx equal to 2x, gy is equal to 3y plus 4 and hz is equal to sin z। we have to show that h of gof is equal to hog of f। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। fx 2x है, gy 3y plus 4 है एंड hz sin z है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम GOF निकाल लेंगे। GOF का मतलब होता है G of fx। इसका मतलब G में जहां पर y है वहां पर हम fx रख देंगे तो हमको मिलेगा 3 टाइम्स fx plus 4। तो जब आप fx रख देंगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स 2x plus 4 विच इज इक्वल टू 6x plus 4 जिसका नाम हम px दे देते हैं। इसके बाद हम HOG निकालते हैं विच मीन्स H of GY। इसका मतलब H में जहां पर Z है वहां पर हम GY रख देंगे तो हमको मिलेगा साइन ऑफ GY और GY की जो वैल्यू है
वो है 3y प्लस 4। तो हमको क्या मिला? साइन ऑफ 3y प्लस 4, जिसको हमने एक नया नाम दिया, दैट इज qy। So let us see what is there in left hand side. Left hand side is HOGOF और हमने GOF को क्या नाम दिया है? PX। So हम पता लगाएंगे HOP। ठीक है। So HOP का मतलब है H of PX। So H में जहां पर Z है वहां पर हम PX रख देंगे, तो हमको मिलेगा साइन ऑफ PX। इसका मतलब हमको मिला साइन ऑफ 6x प्लस 4। चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है। राइट साइड था HOG ऑफ F और HOG को हमने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था QY। सो एक्चुअली हमको पता लगाना है QOF विच इज Q ऑफ FX, विच मीन्स Q में जहां पर आपको Y मिल रहा है वहां पर आप FX रख देंगे, विच मीन्स आपको मिला साइन ऑफ 3 टाइम्स fx प्लस 4 एंड fx की वैल्यू रखने के बाद आपको मिल जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस 4। सो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज साइन ऑफ 6x प्लस 4, राइट हैंड साइड इज साइन ऑफ 6x प्लस 4। सो वी कैन से बोथ आर इक्वल, राइट। लेट अस सी 14th क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है। हमको कहा गया है एक फंक्शन है fx विच इज गिवन बाई 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और एक फंक्शन है gx विच इज गिवन बाई 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। हमें पता लगाना है कि FOG इज अ आइडेंटिटी फंक्शन एंड GOF इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। fx हमको दिया हुआ है, gx हमको दिया हुआ है, हमको पता लगाना है FOG एंड GOF। तो सबसे पहले FOG पता लगाते हैं। FOG का मतलब होता है F ऑफ GX। तो FX में जहां पर X है उधर हम GX रख देंगे, हमको मिलेगा 3 टाइम्स GX प्लस 4 अपॉन 5 टाइम्स GX माइनस 7। अब हम GX की वैल्यू डाल देंगे। GX की वैल्यू डालने के बाद में आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया एंड LCM लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब आपने LCM लिया तो आपको ये एक्सप्रेशन मिला और दोनों के डिनोमिनेटर 5x माइनस 3 कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन आपको मिला 41x अपॉन 41 विच इज इक्वल टू x, which is identity function of set A. So FOG आ गया identity function for set A। चलिए देखते हैं GOF कैसे मिलेगा। GOF का मतलब होता है G of FX। इसका मतलब G में जहाँ X है वहां पर हम FX रख देंगे और FX की वैल्यू रखने के बाद हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें LCM लेने के बाद आप डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे 5x माइनस 7 एंड 5x माइनस 7 कैंसिल होने के बाद फिर आपको मिलेगा 41x अपॉन 41 जो कि आपको x मिल गया। हेंस GOF इज एन आइडेंटिटी फंक्शन फॉर सेट B। यही तो हमको प्रूव करना था। तो हमको जो प्रूव करना था कि FOG इज आइडेंटिटी फंक्शन फॉर सेट A एंड GOF इज आइडेंटिटी फंक्शन फॉर सेट B, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमको क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि f is a function from R to R which is defined as fx is equal to x upon x square plus 1. This is neither 1 1 nor on 2। एक तो ये पूछा हमको और आगे हमको कहा जा रहा है also if gx is equal to 2x minus 1 we have to find FOG of x। So क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखते हैं अब। fx हमको दिया हुआ है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, पहली लाइन x1 x2 दैट बिलोंग्स टू R इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। जब हम सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो हमको मिलेगा x1 इंटू x2 स्क्वायर माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से
आप देखेंगे कि x2 माइनस x1 कॉमन आ रहा है, तो हम x2 माइनस x1 को ले लेंगे कॉमन, तो मिलेगा क्या, x2 माइनस x1 इंटू x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे, सो x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 और x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको दो रिलेशनशिप मिलेगी, एक मिलेगी x2 इज इक्वल टू x1 और एक मिलेगा x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। चलिए ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हमको निकालनी होगी इसकी रेंज, तो हम क्या लिखेंगे, हम fx की जगह पर y लिख करके ये एक्सप्रेशन लिख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी फॉर वेरिएबल x, जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो हमको x के लिए ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहां पर हमको पता है कि रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, सो हम लिखेंगे 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा y स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 4, जिसको आप जानते हैं सभी लोग कि y मस्ट बिलोंग टू closed interval minus half to half. So the range will be closed interval minus half to half, which is not equal to codomain R. Hence, f is not on 2. अब हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है कि अगर fx ये है और gx ये एक्सप्रेशन है तो fog क्या होगा। तो fog का क्या मतलब होता है, f ऑफ gx। इसका मतलब f में जहां जहां x है वहां पर आप gx रख दो, तो हमने रख दिया gx अपॉन gx का स्क्वायर प्लस 1। सो gx का एक्सप्रेशन है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा fog विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, राइट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।